गोपी एक सीधी सादी गांव की लड़की है जिसे अपनी शादी से बहुत उम्मीदें रहती हैं। एक रोज गोपी की दोस्त नेहा की शादी तय हो जाती है और दोनों सहेलियां तालाब पर मिलती है। तुझे तो लड़का बहुत अच्छा मिला है, पता नहीं अब हम कब मिल पाएंगे। अरे तू क्यों फिक्र करती है रे? तुझे भी अच्छा लड़का मिलेगा जैसा तू चाहती है। वैसे तूने कभी बताया नहीं तुझे कैसा ससुराल चाहिए। मैं तो तुझे सब कुछ बताती हूँ, लेकिन तू ना मुझे कुछ नहीं बताती। अरे ऐसा नहीं है नेहा, तू ही तो मेरी पक्की सहेली है, तुझे नहीं तो किसे बताऊंगी। मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ भले ही ऐशो आराम कम हो, लेकिन घर वाले अच्छे हो। मेरी सास मुझे बहू नहीं बेटी समझे। मेरा ससुराल मेरे मायके से भी अच्छा हो ताकि मुझे कभी मायके की याद ना आए। अब तू तो जानती है ना कि मैं अपने घर वालों के बिना नहीं रह सकती हूँ। मेरी सास हर बात पर मेरी राय ले, मेरा पति मुझसे प्यार करे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मेरी गोपी के सपने भी जल्दी पूरे होंगे, देख लेना। मेरी शादी के महीने भर में तेरे भी हाथ पीले हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में नेहा की शादी हो जाती है। गोपी अब अकेली हो जाती है। गोपी के रंग रूप को देखकर उसके लिए भी अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगते हैं। इधर आशुतोष का रिश्ता लेकर कोकिला भी गोपी के घर पहुंच जाती है। गोपी की माँ उमा कोकिला को बिठाती है। बहन जी, आपकी गोपी की सुंदरता के बहुत चर्चे हैं। मेरा आशुतोष भी किसी से कम नहीं है। उसके लिए मुझे लड़की कहीं पसंद ही नहीं आ रही। मेरी गोपी हीरा है, जिसके घर जाएगी उसके भाग्य चमक जाएंगे। अरे तब ये हीरा मेरे ही घर आएगा। मुझे आपकी बेटी पसंद है। आशुतोष और गोपी की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी। जी बहन जी, मुझे भी आशुतोष पसंद है। गोपी चाय नाश्ते का ट्रे लेकर आती है। कोकिला उसी वक्त गोपी का रोका कर लेती है और उमा आशुतोष के हाथों में शगुन के पैसे पकड़ा देती है। महीने भर बाद दोनों की शादी हो जाती है। गोपी कोकिला के घर में बहू बनकर आ जाती है और सब कुछ अच्छे से हो जाता है। शादी के पहले ही दिन कोकिला सुबह 4 बजे ही गोपी के कमरे में आकर खड़ी हो जाती है और कमरे का दरवाजा बजाने लगती है। बहू अब क्या सोती ही रहेगी? सूरज चढ़ाया है। माँ के घर से यही सीख कर आई है क्या? गोपी इतनी थकी होती है कि उसे कोकिला की आवाज तक सुनाई नहीं देती। कोकिला को गुस्सा आता है। अच्छा, इसे सबक सिखाना होगा। जानबूझकर पड़ी है, ढीठ है, लेकिन कोकिला के सामने अच्छे अच्छे ढीठ सुधर जाते हैं। कोकिला दरवाजे को एक लात मारती है जिससे गोपी उठकर बाहर आती है। गोपी को देखकर कोकिला कहती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सासू माँ, मैं बहुत थक गई थी, कल से टाइम पर उठ जाऊंगी। ठीक है, जाकर तैयार होकर सीधे रसोई में जा। जी बस अभी आई। पहले ही दिन गोपी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गोपी अलमारी से अपने कपड़े निकालते हुए आशुतोष की तरफ देखती है। मेरे पति ने मेरी ओर से एक शब्द भी नहीं कहा। थकावट क्या बस लड़कों को होती है? क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रही हो? जाकर नहा लो। इस घर में माँ की बात कोई काट नहीं सकता। जिसने काटा उसकी छुट्टी हो गई समझो। गोपी नहाकर रसोई में चली जाती है और जो जो कोकिला कहती गोपी वही बनाती। घंटे भर में खाना तैयार हो जाता है। गोपी खाना सीधा डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और सबको खाने की मेज पर आने को कह देती है। टेबल पर खाना लगा देख कोकिला कहती है, गोपी बहू, किससे पूछकर तूने टेबल पर खाना लगाया है? वो सासू माँ, नाश्ता बन गया था तो मैंने लगा दिया। मुझसे पूछे बिना कैसे लगाया तूने? वापस ले जा इसे रसोई में। जब मैं बोलूंगी तब लेकर आना। गोपी नजर झुकाकर माथे पर घूंघट लिए सारे खाने को वापस रसोई में ले जाती है। गोपी बहू, भगवान की थाली लगा और मुझे ला कर दे। जी लाई सासू माँ। गोपी खाने की प्लेट लाती है, फिर कोकिला भगवान को भोग लगाती है और खुद वहीं प्लेट लेकर बैठ जाती है। बहू, अब लगाओ सबकी प्लेट खाने की। सब खाने के मेज पर आ जाओ, खाना लग गया है। गोपी सबकी प्लेट लगाती है और कोकिला गोपी से कहती है, जब तक सब नहीं खा लेते तुम यहीं खड़ी रहोगी। जब तक मेरी प्लेट नहीं लगती और मैं खाने का एक निवाला नहीं खा लेती, तब तक इस घर में कोई खाना नहीं खाता। आई बात समझ में? हाँ सासू माँ। आशुतोष की झूठी थाली में ही तुझे खाना होगा। हमारे घर का यही नियम है। गोपी अपनी गर्दन हिलाकर हामी भर देती है। कोकिला हर छोटी बड़ी बात पर गोपी को टोकती रहती। गोपी के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। एक रोज गोपी कमरे में बैठी कपड़े लपेट रही थी और लपेटते लपेटते उसकी आंखें भर आती है। क्या सोचा था और क्या हो गया? किस्मत ही खराब है मेरी, कैसे ये दिन बीतेंगे? गोपी अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है और उसकी आंखें भर आती है। तभी कोकिला के चिल्लाने की आवाज आती है।
बहू कहाँ चली गई? इतने काम पड़े हैं, कौन करेगा? जब देखो कमरे में जाकर बैठ जाती है। वो सासू माँ कपड़े लपेट रही थी। कमरे में बैठकर कपड़े कौन लपेटता है? हम भी अपने टाइम पर काम किया करते थे। आजकल के चोचले पूछो मत। कल से तुम कमरे में नहीं, हॉल में ही कपड़े लपेटोगी। अभी जाओ, सारी सब्जियां धोकर फ्रिज में रख दो। गोपी एक रोबोट की तरह दिन रात कोकिला के इशारों पर नाचती रहती है। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं और गोपी अपने मायके वालों से मिलने के लिए तरसती रहती है। बहुत हिम्मत करके एक रोज़ गोपी कोकिला से कहती है, सासू माँ बहुत दिन हो गए मैं मायके नहीं गई। घर वालों से मिलने का बहुत मन हो रहा है। 2 दिन के लिए घर चली जाऊँ? अभी कहीं नहीं जाना है। 6 महीने में ये हाल है तो आगे क्या होगा? बच्चा होने के बाद ही जाओगी तुम। गोपी कोकिला से ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती और आशुतोष के आने का इंतज़ार करती है। रात को जैसे ही आशुतोष आता है, आप मुझे मेरी मम्मी के घर 2 दिन के लिए ले जाओगे क्या? सासू माँ ने मुझे जाने से मना कर दिया है। जब माँ ने ही मना कर दिया तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? इस घर में माँ का ही राज चलता है। जैसा वो कहेंगी वैसा ही होगा, समझी? मुझे जाना है बस। ठीक है, चली जाओ फिर। वापस मत आना। माँ ने जो कहा है वही होगा। ये सुनकर गोपी की हिम्मत टूट जाती है और वो इन सबको अपनी किस्मत मानकर आंसू के घूंट पी लेती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और एक रोज सोसाइटी की कुछ औरतें कोकिला के घर पर आकर कहती है, कोकिला, अब तुझ में वो बात नहीं रही। तुझे अब हम अपनी महिला समिति के अध्यक्ष पद से हटा रहे हैं। तू खुद से इस पद से इस्तीफा दे दे, वरना हम तुम्हें निकाल देंगे। ऐसा नहीं होता है। कोकिला में आज भी वही आग है। कोकिला को सिंहासन से हटाना तो दूर, कोई मेरा सिंहासन हिला भी नहीं सकता। ये कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? कोकिला, तेरे दिन पूरे हो गए हैं। तू क्या सोचती है तेरी ये अकड़ तेरे घर वाले सुनेंगे? हम नहीं। तू हम पर रोब नहीं झाड़ सकती। पिछले 20 साल से तुम अपना पद छोड़ना ही नहीं चाह रही हो। हम भी इस समिति के सदस्य हैं। बाकियों को भी अध्यक्ष बनने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? समिति की औरतें और कोकिला में बहुत देर तक बहस होती है। गोपी, जो आज तक किसी के आगे एक शब्द नहीं कहती है, वो अपनी रसोई से निकल कर आती है और अपना घूंघट हटाकर कहती है, मेरी सासू माँ किसी चीज़ में कम नहीं है। आज तो क्या, आने वाले 10 साल में भी वो आराम से सब कुछ संभाल सकती हैं, वो भी उतनी ही आग के साथ। इस तरह से आप लोग उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उन्हें निकालना है तो वोटिंग कीजिए। अगर उसमें मेरी सासू माँ हार जाएंगी तो ही वो इस पद से हटेंगी। अब ये गोपी की भी बोली निकलने लगी, जिसके मुंह में अब तक जबान नहीं थी। गोपी, तू इन सब में मत बोल, अपनी रसोई संभाल। आज तक कभी रसोई से बाहर की दुनिया देखी भी है क्या तूने, जो बीच में चूचे करने चली आई? आंटी जी, गोपी आज तक रसोई में ज़रूर रही है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अपने घर वालों के लिए खड़ी हो सकती है। आज मेरी सासू माँ को अपनी गोपी बहू की ज़रूरत है और गोपी उनके साथ है। हम सब मेंबर यही हैं, सब अपना अपना मतदान दो। सारी औरतें मिलकर कोकिला के खिलाफ वोट देती है और कोकिला को अध्यक्ष के पद से हटाकर वहां से चली जाती है। कोकिला अपना अपमान देखकर सदमे में चली जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। गोपी कमरे के बाहर खड़ी रहकर कहती है, सासू माँ, आप क्यों चिंता करती हो? हम हैं ना आपके साथ। पूरा दिन कोकिला खुद को कमरे में बंद रखती है। फिर शाम को वो अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है और गोपी से कहती है, गोपी बहू, आज से ये घूंघट नहीं लोगी तुम। ये घर की चाबियां हैं। आज से तुम इस घर की मालकिन हो और घर तुम्हारे हिसाब से ही चलेगा। मैं अपने अहम में भूल गई कि सिंहासन पर नहीं, दिल पर राज होना चाहिए। आज से बहू तुम्हें जो जैसे करना है वो करो। सासू माँ, चाबी आपके पास ही रहेगी। आपने मुझे पूरी तरह से अपना बना लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कोकिला गोपी के सिर पर हाथ फेरती है और सास से उसकी माँ बन जाती है। कोकिला और गोपी अब खुशी से एक साथ रहने लगती हैं। ये कहानी शुरू होती है गीत के ससुराल से। गीत के माता पिता बचपन से ही टीवी सीरियल्स के बड़े शौकीन थे। इस सीरियल का नाम तो आपने सुना ही होगा, गीत हुई पराई। इसलिए जिस दिन उन्हें अपनी पहली संतान हुई, उन्होंने उसका नाम गीत ही रख दिया। पर बेचारी गीत जिस दिन से पराई हुई, उसके खुद की जिंदगी टीवी सीरियल बन गई। शादी होकर गीत अपने ससुराल आती है। दरवाजे पर खड़ी हुई गीत एक ही पल में अपने सारे सपने पूरे होते हुए देख रही थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नैतिक जैसे पति तो मिल गए हैं। अब मेरे ससुराल वाले हम आपके हैं कौन मूवी के ससुराल वालों की तरह निकल जाए तो लाइफ सेट है।
ये सोचती हुई गीत अपने पति का हाथ पकड़ती है और सामने रखे कलश पर पैर मारने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाती है। ये क्या तरीका है? मुझसे पूछा तुमने इतने लोगों के सामने मेरा हाथ पकड़ने से पहले? सब क्या सोचेंगे? कायदा है कि नहीं कुछ? हाथ हटाओ। और ये बायां पैर कैसे आगे बढ़ा रही हो? दाहिने पैर से कलश को गिराओ। बताओ, ये भी नहीं सिखाया तुम्हारे घर वालों ने? क्या? अपने ससुराल की चौखट पर खड़ी गीत ने जब अपने पति के मुंह से ये सब सुना होगा तो उस पर क्या बीती होगी ये तो आप समझ सकते हैं। गीत का मन टूट जाता है, पर अब वो पीछे हट भी तो नहीं सकती थी। शादी जो हो गई थी उसकी, अब ये रिश्ता तो उसे निभाना ही था। दाएं पैर से कलश को गिराकर गीत आगे बढ़ती है और अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाती है, जिसे देखते ही उसकी ननद उसके पास जाकर कहती है, अरे भाभी, ये क्या? गृह प्रवेश करते ही आप आकर सोफे पर बैठ गई? अच्छा लगता है क्या? गांव से कितने रिश्तेदार आए हुए हैं, क्या सोचेंगे कि कमला बहू लेकर आई है या पेड़ का पत्ता जो कभी यहाँ गिर जा रहा है तो कभी वहाँ ऐसे सोफे पर धंस रहा है। ये अच्छा नहीं लगता। अपने कदम चलाते रखिए, अभी इन सारे मेहमानों के पैर छूने हैं आपको, और फिर बहुत सारी और भी रस्में बाकी है। चला ही लीजिए पैर छोटी बहू, इससे शुगर भी नहीं होगा। जिस हिसाब से कड़वाहट मिल रही है मुझे, यहाँ शुगर तो ऐसे भी नहीं होने वाला है चिमकनी। गीत की पूरी रात मेहमानों से जान पहचान करने और आशीर्वाद लेने में ही निकल जाती है। देखिए, बताइए तो पता भी नहीं चला और भोर के 5 बज गए। अब हम सब निकलते हैं भैरव। ऐसे कैसे? बहू के हाथ का कुछ खा कर तो जाओ, वरना गांव वाले क्या बोलेंगे कि हमारे गांव से हमने प्रमोद को भेजा, वो भी बिना बहू के हाथ का खाना खाए वापस आ गया। बैठिए ना अंकल जी, आपकी ट्रेन नहीं छूटने दूंगी, बस 2 मिनट दीजिए मुझे। पूरे दिन की थकी हारी गीत को बिना आराम किए ही किचन में जाना पड़ता है और वो मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बनाकर उन्हें परोसती है। कुछ देर बाद सभी मेहमान वापस लौट जाते हैं और सुबह के 7 बजे गीत फ्री होकर अपने कमरे में आराम करने जाती है। इस बात को 2 घंटे भी नहीं होते कि बाहर हॉल से बातें करने की आवाज़ अंदर कमरे में आने लगती है। बहू को इतनी देर सोने को दे रही हो कमला, माना तुम मन की सीधी है, पर इतनी भी छूट सही नहीं। अब ये तो अपनी खुद की समझ होती है ना विमला, कि यह ससुराल है, मायका नहीं। ऊपर से अभी अभी शादी हुई है, घर में लोग हैं। पर नहीं, आजकल की लड़कियां तो फूल कुमारी होती है, 2 काम किया नहीं कि थक कर चूर हो जाती हैं। अब कोई उठने को तैयार नहीं होगा तो कैसे जाकर मैं उसे उठा दूंगी? बताओ, 2 घंटे भी नहीं सोए क्या आदमी? एक बार भी नहीं सोचा मम्मी जी ने, और सीधा चुगली करने लग गई मेरी। सोचा था ऐसे घर में जा रही हूँ जहाँ जिठानी नहीं होगी, पर यहाँ तो हर तीसरा आदमी मेरी जिठानी बना बैठा है। फौरन तैयार होकर गीत सीधा रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारियां करने लगती है। खाना बनाकर गीत सभी को परोस रही थी कि उसके सर से पल्लू सरक जाता है, जिसे देखते ही गले को खराशता हुआ शैलेश उसे इशारा करता है। जरा भी कायदा नहीं है, ऐसे कसम से। कुछ देर बाद शैलेश के साथ साथ भैरव भी काम के लिए निकल जाता है। फिर प्रिया किचन में जाकर अपनी भाभी से कहती है, ओहो ओह माय गॉड, ये क्या झोंक लगाया आपने भाभी? पूरे घर में सभी छीके जा रहे। और ये क्या, ऐसे बनती है क्या रोटियां? मैं तो देखकर बता सकती हूँ, आपकी कोई भी रोटी फूली नहीं होगी। जो रोटियां फूली नहीं होती ना, वो कितनी भारी होती है पेट के लिए, पता भी है आपको? अब ऐसी रोटी को हम खाएंगे और बेकार में हमारी चर्बी बढ़ जाएगी। सॉरी दीदी। अरे मुझे क्या सॉरी बोल रही हो? सॉरी बोलना है तो मम्मी पापा को बोलो। आज सुबह नाश्ते के टेबल पर क्या हुआ देखा मैंने? कैसे बेचारे शैलेश भैया का मूड खराब हो गया था। अब ऐसा मुंह भी मत बना लीजिए भाभी, घर की बहू का मुंह ऐसा उतरा हुआ अच्छा नहीं लगता। मैं तो आपको सलाह दे रही थी, मानना न मानना आपके ऊपर है। और गर्मी की भरी दोपहरी में इतने गरम गरम शब्द अपनी भाभी के सर पर मारकर प्रिया जी तो निकल जाती है रसोई से बाहर। किस घर में ब्याह कर आ गई मैं? यहाँ तो हर कोई मेरा दुश्मन बना बैठा है, मुझसे ऐसे नहीं रहा जाएगा यहाँ। गीत अपनी माँ को फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। जब इस घर का रिश्ता ढूंढा था आपने मम्मी, तो क्या कहा था? बेटी अकेली बहू रहेगी, तू राज करेगी, एक ननद है जो चली जाएगी कल को, जेठानी भी नहीं, देवरानी भी नहीं। इससे अच्छा कोई जेठानी रह लेती मम्मी, ज़रा मैं उनसे 2 बातें तो कर पाती। यहाँ तो क्या सास, क्या पति, क्या ननद, सभी मेरे जेठानी बने बैठे हैं। यहाँ तक कि फर्स्ट नाइट भी मैंने अपने पति के साथ नहीं बिताई।
दरवाजे पर ही मैंने उनका हाथ क्या पकड़ लिया, उन्होंने तो उसमें ही ड्रामा कर दिया था। अब आगे क्या ही उम्मीद रखूं मैं? सबको बहुत चिंता है अपनी इज्जत की, मानो लगता है जैसे मैं ही एक बेइज्जत हूं यहाँ। हमें भी कम सुनने नहीं मिला है बेटा, ससुराल चीज ही ऐसी होती है। हो सकता है उन लोगों का नेचर ही ऐसा हो। ऊपर से आजकल लड़कियां ना आती ही ससुराल में अपने सास ससुर पर चढ़ जाती है। अब उन्हें क्या पता कि तू ऐसी नहीं है, तुझ पर दबाव बनाकर रखने के लिए वो लोग ऐसी एक्टिंग कर रहे होंगे। शादी के बाद का वो पहला हफ्ता था और इस बात को अब 6 महीने हो चुके थे। रात को रसोई में 1 बजे तक झूठे बर्तन धोने के बाद गीत अपने कमरे में सो रही थी कि सुबह 5 बजे उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। नींद में गीत दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है, भैरव दरवाजे पर है। इतनी देरी से सोते ही क्यों हो तुम लोग, जो सुबह सूरज निकल आता है और तुम लोगों को पता भी नहीं चलता। दरवाजे पर सासों को तो इस तरह से आते तो देखा था, पर मेरी किस्मत देखो भगवान, जो ससुर तक आकर जगा देते हैं। गीत फौरन तैयार होकर काम पर लग जाती है। सुबह दुकान जाने के वक्त एक सामान जगह पर नहीं रखा जाता इस औरत से। कहाँ हो गीत तुम? मेरी वाइट शर्ट निकाल कर दो, मुझे दुकान निकलना है, बहुत जरूरी पार्टी आने वाली है। अरे कहाँ हो? शैलेश की आवाज़ सुनकर भागती हुई गीत रसोई से बाहर आती है। यही लक्षण है इस घर की बहू के। शादी को 6 महीने हो गए पर अभी तक इन्हें तौर तरीके समझ में नहीं आए। कौन सी बहू अपने ससुर जी के सामने इस तरह से भागा दौड़ी मचाती है। और अब तक चुप रही गीत बोल पड़ती है। बात बोलिए ससुर जी आपने। यहाँ जब ससुर ससुर जैसे काम नहीं कर रहा तो बहू कायदे में कैसे रह सकती है? कौन सा ससुर अपनी बहू की कमरे के बाहर आकर दरवाज़ा पीटता है? प्राइवेसी के नाम की तो कोई चीज़ें नहीं मिलती मुझे इस घर में। आए दिन मम्मी जी आप किसी न किसी को पकड़कर यही कहती रहती है मेरी बहू किसी काम की नहीं। अभी तक इसने मुझे गुड न्यूज़ नहीं दिया तो कैसे दूं मैं गुड न्यूज़? हाँ, गुड क्या है आपका बेटा? और न्यूज़ देने के लिए पति पत्नी को साथ में बैठना पड़ता है, पर यहाँ तो मेरा पति मेरी जिठानी बनकर दिन भर मेरी कमियां निकालता रहता है। ननद ऐसी जो खुद दिन भर बिस्तर तोड़ती है और लड़के छांटती है, और छाटे भी क्यों ना, जब काम वाली जैसी भाभी मिल गई हो जो मुफ्त में बिस्तर तक आकर खाने की थाली पकड़वाती हो, तो कौन सी ननद शादी करके जाना चाहेगी? ये लो मम्मी और 2 छूट। जब पहली बार भाभी की हरकतों में तुमने बदलाव देखा था उसी वक्त 2 तमाचा लगा दिया होता ना भैया, तो आज भाभी इस तरह पापा मम्मी की बेइज्जती ना कर रही होती। अच्छा, अब दिखाए मुझ पर कोई हाथ उठाकर, सबके होश ना ठिकाने लगा दिए तो मेरा नाम भी गीत नहीं। बहू की कहती है आप लोग काम वाली को हटवा देते हैं और फिर कहते हैं कि हम बेटी लेकर आए हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगे? अरे तुम मुझे क्या छोड़ोगे, मैं इस घर को छोड़ती हूँ। और ये क्या, गीत तो अपना सामान बांधकर घर से निकलने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर कमला दरवाजे तक जाती है। हाय राम, सोसाइटी वालों देखो कैसी बहू आ गई हमारे घर। सास बहू में तो नोक झोंक होती ही रहती है कमला, तेरी भी जुबान ना कम नहीं है। रोक लो अपनी बहू को, अगर ये चली गई ना तो शैलेश की दूसरी शादी इस जन्म में तो नहीं होने वाली। काम वाली 10,000 लेगी मम्मी, और अब तो खाना बनाने की तुम्हारी आदत भी छूट चुकी है। रोकने में ही फायदा है भाभी को। और अपना फायदा देखकर कमला और प्रिया गीत को रोक लेती है। पर गीत के इस रूप को देखने के बाद अब किसी को हिम्मत नहीं थी कि ज़बरदस्ती उस पर प्रेशर बनाए। गीत बहुत अच्छे घर की लड़की थी, इसलिए वो आज के बाद फिर कभी कोई ज़बान दराजी नहीं करती और सिर्फ बहू होने का अपना फ़र्ज़ निभाती चली जाती है। ये कहानी खासकर उन माँ बाप के लिए है जिन्होंने अपने बच्चों को 2 नजरों से देखा, जिन्होंने उन्हें अपना बच्चा नहीं बल्कि बेटा और बेटी समझकर पाला। जा गरिमा, बाजार से थोड़ा सामान ले आ, शाम को मेहमान आने वाले हैं। माँ, आप हर काम मुझसे ही क्यों बोलती हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं पढ़ रही हूँ। माँ, एग्जाम है मेरी कल। तू ही बता किसको बोलूं? कौन है जो खाली है? भाई को बोलो, वो कौन सा कुछ कर रहा है? उसकी तो परीक्षा भी खत्म हो गई है। अरे वो बेचारा अभी तक पढ़ ही रहा था, अभी तो खाली हुआ है, उसे थोड़ा आराम करने दे। माँ, वो पढ़ नहीं रहा है, जरा देखो
उसकी किताब के पीछे क्या है। गरिमा नाराज होते हुए बाहर चली जाती है। ये लड़की बस मुंह चलाना जानती है, हमेशा खुद को भाई की जगह देखती है। शाम को खाने की टेबल पर, ले बेटा थोड़ा और खा ले, कितना सूख गया है। माँ, अगर आपको इससे फुर्सत मिल जाए ना तो थोड़ा खाना अपनी बेटी की प्लेट में भी डाल दीजिए। अरे रुक जा, पहले तेरे भाई को देने दे, तुझे तो सिर्फ खाने की ही पड़ी रहती है। आपको देखकर तो ऐसा लगता है ना माँ कि आप सारा खाना उसे ही दे देंगी। तुझसे रुकने को बोला ना, पहले उसको दे देने दे, वो तेरा भाई है, कितनी मेहनत करता है वो। वैसे भी तुझे साफ साफ बोलता हूँ। माँ बस इतना ही दो, मैं और नहीं खा पाऊंगा। खा ले, तू रात को देर तक पढ़ता है, तुझे खाने की जरूरत है। हाँ बेटा, इतनी देर तक मत पढ़ा कर, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। देख तो आंखों के नीचे कैसे गड्ढे पड़ गए हैं। हाँ, और एक इसको देख लो, पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं। अरे अपने भाई से कुछ सीख, कितना पढ़ता है। देख लेना, एक दिन ये हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा। पापा, पढ़ती तो मैं भी हूँ, लेकिन आपको अपने बेटे से फुर्सत हो ना, तभी तो मैं दिखाई दूंगी। पर कोई बात नहीं है पापा, अब तो मेरी आदत हो गई है। बस मुंह चलवा लो, बात तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन काम न काज की दुश्मन अनाज की। इस बार इसकी पढ़ाई पूरी हो जाने दो, इसकी तो फिर शादी करवा देंगे। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है, बेटे की शादी हो जाती है। देख गरिमा, तेरी भाभी आ गई है। तुझे कितनी बार बोला है शादी कर ले। अब घर में भाभी के साथ बना कर रखना तेरे बस की बात है नहीं। पर माँ, मैं क्या बोल रही हूँ उन्हें? चुपचाप नौकरी करती हूँ, घर का काम करती हूँ। नहीं, या तो शादी करो या तो घर से निकलकर कहीं और रहो। मेरे बेटे बहू को तेरे कारण प्रॉब्लम हो, ये मैं नहीं देख सकता हूँ। बस अब क्या था, गरिमा घर की शांति के लिए अलग रहना शुरू कर देती है। माँ, दीदी को घर से निकालकर सही नहीं किया, कम से कम काम में कितनी मदद हो जाती थी। फिर मुझे समझती भी थी वो, पर छोड़ ना तू, ये ले बैग और लिस्ट, और आते समय ये सारा सामान ले आना। मम्मी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, ना कि सब्जी मंडी। पता नहीं आप लोगों के अंदर एटिकेट्स कब आएंगे। हाँ बहू, मुझे पता है, तभी बोल रही हूँ। जब वहां से आओगी तो बाजार होते हुए आना और ये सारा सामान ले आना। और पता नहीं ये क्या होता है मुआ, एटिकेट्स। रहने दो, खैर लाओ झोला, ले आऊंगी। शाम को, ये लीजिए मम्मी जी, एक बार देख लीजिए, जो जो आपने मंगवाया था वो आ गया है ना। बहू, ये तो क्या ले आई, मैंने तो ये मंगवाया ही नहीं था। और हाँ, ये सब्जी कितनी गंदी है। अरे बहू, सब्जी देख कर तो लाती। ओ मम्मी जी, मैं क्या बताऊं, वहां बहुत भीड़ थी और मैं ना बहुत थक गई हूँ। मैं इससे ज्यादा और कोई काम नहीं कर सकती। माँ, रहने भी दो, अब तो जानती ही हो उसे ऐसे काम करना नहीं आता, तो आप उससे मत बोला कीजिए। बेटा, तो बहू को सीखना चाहिए, अभी नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? और आगे चलकर बच्चे होंगे तो उसका ख्याल कैसे रख पाएगी बहू? माँ, अब आप फिर से शुरू हो गई। उफ, आपसे तो बात करना ही बेकार है। मम्मी जी, अगर आपको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप कहीं और जाकर रह सकती हैं। बहू, ये तू क्या बोल रही है? वो तेरी सास है, तू उनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तो पापा, वो भी मेरी बीवी है, आप लोग भी उससे ऐसे बात नहीं कर सकते।
अब यही बात सुनने रह गया है अपने बेटे बहू के मुंह से। तुझे बचपन से पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, किस लिए? ताकि तू एक दिन हमें घर से निकाल दे। माँ, मैंने निकलने की बात तो की ही नहीं, लेकिन अगर आपको यहाँ इतनी ही परेशानी है तो मैं आपको जाने से रोकूंगा भी नहीं। देखा जी, ये क्या बोल रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये हमारा ही बेटा है। मम्मी जी, मैं ना आपके ये रोज रोज के ड्रामा से परेशान हो चुकी हूँ। आप ये कैसे कर लेती हैं? रोज रोज घर से जाने की धमकी देती है, लेकिन आप कभी जाती तो नहीं है। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से गरिमा ने भी घर छोड़ दिया होगा। वो भी परेशान हो गई होगी आपसे। हाँ, आपने उसे भी तो नहीं जीने दिया होगा। माँ बाप ये बात सुनकर कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह हम इस घर से जा रहे हैं। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? आप अभी तक रात की बात को लेकर बैठी है। बेटा, जिस घर में इज्जत ना हो उस घर में रहकर भी क्या फायदा? बेइज्जती सुनने से अच्छा है हम कहीं और जाकर शांति से इज्जत की रोटी खाए। पापा जी, यहाँ किसने आपकी बेइज्जती की? वो तो कल मम्मी जी का कुछ ज्यादा ही हो गया था इसलिए, नहीं तो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अच्छा बहू, तो तेरा क्या मतलब था? घर से जाने की धमकी देती हूँ, कभी जाती नहीं। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि तू हमें इस घर से निकालना चाहती है। मम्मी जी, मैं आपको निकालना नहीं चाहती, लेकिन हाँ, अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो आप जा सकती हैं। अब आप खुद ही सोचिए, मुझे और इनको कितने काम होते हैं। ऊपर से आप लोग यहाँ रहते हैं तो हमारे लिए टेंशन और बढ़ जाती है। हाँ माँ, ये सही बोल रही है। और देखिए, उस वजह से कितने झगड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है आपको और पापा को वापस गांव चले जाना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी जिंदगी हम आपका ही ख्याल रखते रहें। हमें अपने भी बहुत काम होते हैं। इतने में बेटी आती है और सब बात सुन लेती है। भाई, ये तो क्या बोल रहा है? और माँ पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा हुआ तुम आ गई, अब तुम ही इनको समझाओ। अब ये हम लोगों के साथ रहते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है, तो बस हम इतना बोल रहे हैं कि अगर ये कहीं और जाकर रहे तो। भाभी, ये आप क्या बोल रही हैं? इस उम्र में ये लोग कहाँ जाकर रहेंगे? और भाई, तुम भी इन्हें जाने दे रहे हो? तो और मैं क्या करूं? मैं थक गया हूं माँ के रोज रोज के झगड़ों से। इससे तो बढ़िया यही होगा कि ये यहाँ से चले जाए। मुझे नहीं पता था, जिस दिन तू कामयाब हो जाएगा उस दिन तू हमें ही हमारे घर से निकाल देगा। बेटा, तुझ पर बड़ा फक्र था मुझे, लेकिन तू अब यहाँ खड़े खड़े मुझे और बेइज्जती नहीं सुननी। चलिए जी, यहाँ से चलिए। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? इस नए शहर में हम किसी को जानते भी नहीं। मुझे भी नहीं। चलिए, आप दोनों मेरे साथ चलिए। मेरा घर इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन हम 3 लोग आराम से रह सकते हैं। तेरे घर? क्यों, क्या हुआ? क्या मैं आपकी बेटी नहीं? चलिए, अब यहाँ खड़े खड़े टाइम पास मत कीजिए, इससे मेरी भी परेशानी खत्म हुई। कैसी परेशानी? मुझे आपसे मिलने यहाँ नहीं आना होगा। बेटी माँ बाप को अपने घर ले जाती है और माँ बाप को उस वक्त पछतावा होता है और वो बेटी से माफी मांगते हैं। ये कहानी शुरू होती है गीत के ससुराल से। गीत के माता पिता बचपन से ही टीवी सीरियल्स के बड़े शौकीन थे। इस सीरियल का नाम तो आपने सुना ही होगा, गीत हुई पराई। इसलिए जिस दिन उन्हें अपनी पहली संतान हुई, उन्होंने उसका नाम गीत ही रख दिया। पर बेचारी गीत जिस दिन से पराई हुई, उसके खुद की जिंदगी टीवी सीरियल बन गई। शादी होकर गीत अपने ससुराल आती है। दरवाजे पर खड़ी हुई गीत एक ही पल में अपने सारे सपने पूरे होते हुए देख रही थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नैतिक जैसे पति तो मिल गए हैं। अब मेरे ससुराल वाले हम आपके हैं कौन मूवी के ससुराल वालों की तरह निकल जाए तो लाइफ सेट है।
ये सोचती हुई गीत अपने पति का हाथ पकड़ती है और सामने रखे कलश पर पैर मारने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाती है। ये क्या तरीका है? मुझसे पूछा तुमने इतने लोगों के सामने मेरा हाथ पकड़ने से पहले? सब क्या सोचेंगे? कायदा है कि नहीं कुछ? हाथ हटाओ। और ये बायां पैर कैसे आगे बढ़ा रही हो? दाहिने पैर से कलश को गिराओ। बताओ, ये भी नहीं सिखाया तुम्हारे घर वालों ने? क्या? अपने ससुराल की चौखट पर खड़ी गीत ने जब अपने पति के मुंह से ये सब सुना होगा तो उस पर क्या बीती होगी ये तो आप समझ सकते हैं। गीत का मन टूट जाता है, पर अब वो पीछे हट भी तो नहीं सकती थी। शादी जो हो गई थी उसकी, अब ये रिश्ता तो उसे निभाना ही था। दाएं पैर से कलश को गिराकर गीत आगे बढ़ती है और अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाती है, जिसे देखते ही उसकी ननद उसके पास जाकर कहती है, अरे भाभी ये क्या, गृह प्रवेश करते ही आप आकर सोफे पर बैठ गई? अच्छा लगता है क्या? गांव से कितने रिश्तेदार आए हुए हैं, क्या सोचेंगे कि कमला बहू लेकर आई है या पेड़ का पत्ता जो कभी यहाँ गिर जा रहा है तो कभी वहाँ ऐसे सोफे पर धंस रहा है? ये अच्छा नहीं लगता। अपने कदम चलाते रखिए, अभी इन सारे मेहमानों के पैर छूने आपको और फिर बहुत सारी और भी रस्में बाकी है। चला ही लीजिए पैर छोटी बहू, इससे शुगर भी नहीं होगा। जिस हिसाब से कड़वाहट मिल रही है मुझे, यहाँ शुगर तो ऐसे भी नहीं होने वाला है चिमकनी। गीत की पूरी रात मेहमानों से जान पहचान करने और आशीर्वाद लेने में ही निकल जाती है। देखिए, बताइए तो पता भी नहीं चला और भोर के 5 बज गए। अब हम सब निकलते हैं भैरव। ऐसे कैसे? बहू के हाथ का कुछ खा कर तो जाओ, वरना गांव वाले क्या बोलेंगे कि हमारे गांव से हमने प्रमोद को भेजा, वो भी बिना बहू के हाथ का खाना खाए वापस आ गया। बैठिए ना अंकल जी, आपकी ट्रेन नहीं छूटने दूंगी, बस 2 मिनट दीजिए मुझे। पूरे दिन की थकी हारी गीत को बिना आराम किए ही किचन में जाना पड़ता है और वो मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बनाकर उन्हें परोसती है। कुछ देर बाद सभी मेहमान वापस लौट जाते हैं और सुबह के 7 बजे गीत फ्री होकर अपने कमरे में आराम करने जाती है। इस बात को 2 घंटे भी नहीं होते कि बाहर हॉल से बातें करने की आवाज़ अंदर कमरे में आने लगती है। बहू को इतनी देर सोने को दे रही हो कमला, माना तुम मन की सीधी है, पर इतनी भी छूट सही नहीं। अब ये तो अपनी खुद की समझ होती है ना विमला, कि यह ससुराल है, मायका नहीं। ऊपर से अभी अभी शादी हुई है, घर में लोग हैं। पर नहीं, आजकल की लड़कियां तो फूल कुमारी होती है, 2 काम किया नहीं कि थक कर चूर हो जाती हैं। अब कोई उठने को तैयार नहीं होगा तो कैसे जाकर मैं उसे उठा दूंगी? बताओ, 2 घंटे भी नहीं सोए क्या आदमी? एक बार भी नहीं सोचा मम्मी जी ने, और सीधा चुगली करने लग गई मेरी। सोचा था ऐसे घर में जा रही हूँ जहाँ जिठानी नहीं होगी, पर यहाँ तो हर तीसरा आदमी मेरी जिठानी बना बैठा है। फौरन तैयार होकर गीत सीधा रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारियां करने लगती है। खाना बनाकर गीत सभी को परोस रही थी कि उसके सर से पल्लू सरक जाता है, जिसे देखते ही गले को खराशता हुआ शैलेश उसे इशारा करता है। जरा भी कायदा नहीं है इसे, कसम से। कुछ देर बाद शैलेश के साथ साथ भैरव भी काम के लिए निकल जाता है। फिर प्रिया किचन में जाकर अपनी भाभी से कहती है, ओहो ओह माय गॉड, ये क्या झोंक लगाया आपने भाभी? पूरे घर में सभी छीके जा रहे। और ये क्या, ऐसे बनती है क्या रोटियां? मैं तो देखकर बता सकती हूँ आपकी कोई भी रोटी फूली नहीं होगी। जो रोटियां फूली नहीं होती ना, वो कितनी भारी होती है पेट के लिए, पता भी है आपको? अब ऐसी रोटी को हम खाएंगे और बेकार में हमारी चर्बी बढ़ जाएगी। सॉरी दीदी। अरे मुझे क्या सॉरी बोल रही हो? सॉरी बोलना है तो मम्मी पापा को बोलो। आज सुबह नाश्ते के टेबल पर क्या हुआ देखा मैंने? कैसे बेचारे शैलेश भैया का मूड खराब हो गया था। अब ऐसा मुंह भी मत बना लीजिए भाभी, घर की बहू का मुंह ऐसा उतरा हुआ अच्छा नहीं लगता। मैं तो आपको सलाह दे रही थी, मानना न मानना आपके ऊपर है। और गर्मी की भरी दोपहरी में इतने गरम गरम शब्द अपनी भाभी के सर पर मारकर प्रिया जी तो निकल जाती है रसोई से बाहर। किस घर में ब्याह कर आ गई मैं? यहाँ तो हर कोई मेरा दुश्मन बना बैठा है, मुझसे ऐसे नहीं रहा जाएगा यहाँ। गीत अपनी माँ को फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। जब इस घर का रिश्ता ढूंढा था आपने मम्मी, तो क्या कहा था? बेटी अकेली बहू रहेगी, तू राज करेगी, एक ननद है जो चली जाएगी कल को, जेठानी भी नहीं, देवरानी भी नहीं। इससे अच्छा कोई जेठानी रह लेती मम्मी, ज़रा मैं उनसे 2 बातें तो कर पाती। यहाँ तो क्या सास, क्या पति, क्या ननद, सभी मेरे जेठानी बने बैठे हैं। यहाँ तक कि फर्स्ट नाइट भी मैंने अपने पति के साथ नहीं बिताई।
दरवाजे पर ही मैंने उनका हाथ के पकड़ लिया, उन्होंने तो उसमें ही ड्रामा कर दिया था। अब आगे क्या ही उम्मीद रखूं मैं? सबको बहुत चिंता है अपनी इज्जत की, मानो लगता है जैसे मैं ही एक बेइज्जत हूं यहाँ। हमें भी कम सुनने नहीं मिला है बेटा। ससुराल चीज ही ऐसी होती है। हो सकता है उन लोगों का नेचर ही ऐसा हो। ऊपर से आजकल लड़कियां ना आती ही ससुराल में अपने सास ससुर पर चढ़ जाती है। अब उन्हें क्या पता कि तू ऐसी नहीं है। तुझ पर दबाव बनाकर रखने के लिए वो लोग ऐसी एक्टिंग कर रहे होंगे। शादी के बाद का वो पहला हफ्ता था और इस बात को अब 6 महीने हो चुके थे। रात को रसोई में 1 बजे तक झूठे बर्तन धोने के बाद गीत अपने कमरे में सो रही थी कि सुबह 5 बजे उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। नींद में गीत दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है? भैरव दरवाजे पर है। इतनी देरी से सोते ही क्यों हो तुम लोग, जो सुबह सूरज निकल आता है और तुम लोगों को पता भी नहीं चलता? दरवाजे पर सासों को तो इस तरह से आते तो देखा था, पर मेरी किस्मत देखो भगवान, जो ससुर तक आकर जगा देते हैं। गीत फौरन तैयार होकर काम पर लग जाती है। सुबह दुकान जाने के वक्त एक सामान जगह पर नहीं रखा जाता इस औरत से। कहाँ हो गीत तुम? मेरी वाइट शर्ट निकाल कर दो, मुझे दुकान निकलना है, बहुत जरूरी पार्टी आने वाली है। अरे कहाँ हो? शैलेश की आवाज़ सुनकर भागती हुई गीत रसोई से बाहर आती है। यही लक्षण है इस घर की बहू के। शादी को 6 महीने हो गए पर अभी तक इन्हें तौर तरीके समझ में नहीं आए। कौन सी बहू अपने ससुर जी के सामने इस तरह से भागा दौड़ी मचाती है? और अब तक चुप रही गीत बोल पड़ती है। बात बोलिए ससुर जी आपने। यहाँ जब ससुर जैसे काम नहीं कर रहा तो बहू कायदे में कैसे रह सकती है? कौन सा ससुर अपनी बहू की कमरे के बाहर आकर दरवाज़ा पीटता है? प्राइवेसी के नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं मिलती मुझे इस घर में। आए दिन मम्मी जी आप किसी न किसी को पकड़कर यही कहती रहती है मेरी बहू किसी काम की नहीं। अभी तक इसने मुझे गुड न्यूज़ नहीं दिया तो कैसे दूं मैं गुड न्यूज़? हाँ, गुड क्या है आपका बेटा? और न्यूज़ देने के लिए पति पत्नी को साथ में बैठना पड़ता है, पर यहाँ तो मेरा पति मेरी जिठानी बनकर दिन भर मेरी कमियां निकालता रहता है। ननद ऐसी जो खुद दिन भर बिस्तर तोड़ती है और लड़के छांटती है, और छाटे भी क्यों ना, जब काम वाली जैसी भाभी मिल गई हो जो मुफ्त में बिस्तर तक आकर खाने की थाली पकड़वाती हो, तो कौन सी ननद शादी करके जाना चाहेगी? ये लो मम्मी और 2 छूट। जब पहली बार भाभी की हरकतों में तुमने बदलाव देखा था उसी वक्त 2 तमाचा लगा दिया होता ना भैया, तो आज भाभी इस तरह पापा मम्मी की बेइज्जती ना कर रही होती। अच्छा, अब दिखाए मुझ पर कोई हाथ उठाकर, सबके होश ना ठिकाने लगा दिए तो मेरा नाम भी गीत नहीं। बहू की कहती है आप लोग काम वाली को हटवा देते हैं और फिर कहते हैं कि हम बेटी लेकर आए हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगे? अरे तुम मुझे क्या छोड़ोगे, मैं इस घर को छोड़ती हूँ। और ये क्या, गीत तो अपना सामान बांधकर घर से निकलने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर कमला दरवाजे तक जाती है। हाय राम, सोसाइटी वालों देखो कैसी बहू आ गई हमारे घर। सास बहू में तो नोक झोंक होती ही रहती है कमला, तेरी भी जुबान ना कम नहीं है। रोक लो अपनी बहू को, अगर ये चली गई ना तो शैलेश की दूसरी शादी इस जन्म में तो नहीं होने वाली। काम वाली 10,000 लेगी मम्मी, और अब तो खाना बनाने की तुम्हारी आदत भी छूट चुकी है। रोकने में ही फायदा है भाभी को। और अपना फायदा देखकर कमला और प्रिया गीत को रोक लेती है, पर गीत के इस रूप को देखने के बाद अब किसी को हिम्मत नहीं थी कि ज़बरदस्ती उस पर प्रेशर बनाए। गीत बहुत अच्छे घर की लड़की थी, इसलिए वो आज के बाद फिर कभी कोई ज़बान दराजी नहीं करती और सिर्फ बहू होने का अपना फ़र्ज़ निभाती चली जाती है। ये कहानी खासकर उन माँ बाप के लिए है जिन्होंने अपने बच्चों को 2 नजरों से देखा, जिन्होंने उन्हें अपना बच्चा नहीं बल्कि बेटा और बेटी समझकर पाला। जा गरिमा, बाजार से थोड़ा सामान ले आ, शाम को मेहमान आने वाले हैं। माँ, आप हर काम मुझसे ही क्यों बोलती हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा? मैं पढ़ रही हूँ। माँ, एग्जाम है मेरी कल। तू ही बता किसको बोलूं? कौन है जो खाली है? भाई को बोलो, वो कौन सा कुछ कर रहा है? उसकी तो परीक्षा भी खत्म हो गई है। अरे वो बेचारा अभी तक पढ़ ही रहा था, अभी तो खाली हुआ है, उसे थोड़ा आराम करने दे। माँ, वो पढ़ नहीं रहा है, जरा देखो
उसकी किताब के पीछे क्या है। गरिमा नाराज होते हुए बाहर चली जाती है। ये लड़की बस मुंह चलाना जानती है, हमेशा खुद को भाई की जगह देखती है। शाम को खाने की टेबल पर, ले बेटा थोड़ा और खा ले, कितना सूख गया है। माँ, अगर आपको इससे फुर्सत मिल जाए ना तो थोड़ा खाना अपनी बेटी की प्लेट में भी डाल दीजिए। अरे रुक जा, पहले तेरे भाई को देने दे, तुझे तो सिर्फ खाने की ही पड़ी रहती है। आपको देखकर तो ऐसा लगता है ना माँ कि आप सारा खाना उसे ही दे देंगी। तुझसे रुकने को बोला ना, पहले उसको दे देने दे, वो तेरा भाई है, कितनी मेहनत करता है वो। वैसे भी तुझे साफ साफ बोलता हूँ। माँ बस इतना ही दो, मैं और नहीं खा पाऊंगा। खा ले, तू रात को देर तक पढ़ता है, तुझे खाने की जरूरत है। हाँ बेटा, इतनी देर तक मत पढ़ा कर, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। देख तो आंखों के नीचे कैसे गड्ढे पड़ गए हैं। हाँ, और एक इसको देख लो, पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं। अरे अपने भाई से कुछ सीख, कितना पढ़ता है। देख लेना, एक दिन ये हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा। पापा, पढ़ती तो मैं भी हूँ, लेकिन आपको अपने बेटे से फुर्सत हो ना, तभी तो मैं दिखाई दूंगी। पर कोई बात नहीं है पापा, अब तो मेरी आदत हो गई है। बस मुंह चलवा लो, बात तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन काम न काज की दुश्मन अनाज की। इस बार इसकी पढ़ाई पूरी हो जाने दो, इसकी तो फिर शादी करवा देंगे। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है, बेटे की शादी हो जाती है। देख गरिमा, तेरी भाभी आ गई है। तुझे कितनी बार बोला है शादी कर ले। अब घर में भाभी के साथ बना कर रखना तेरे बस की बात है नहीं। पर माँ, मैं क्या बोल रही हूँ उन्हें? चुपचाप नौकरी करती हूँ, घर का काम करती हूँ। नहीं, या तो शादी करो या तो घर से निकलकर कहीं और रहो। मेरे बेटे बहू को तेरे कारण प्रॉब्लम हो, ये मैं नहीं देख सकता हूँ। बस अब क्या था, गरिमा घर की शांति के लिए अलग रहना शुरू कर देती है। माँ, दीदी को घर से निकालकर सही नहीं किया, कम से कम काम में कितनी मदद हो जाती थी। फिर मुझे समझती भी थी वो, पर छोड़ ना तू, ये ले बैग और लिस्ट, और आते समय ये सारा सामान ले आना। मम्मी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, ना कि सब्जी मंडी। पता नहीं आप लोगों के अंदर एटिकेट्स कब आएंगे। हाँ हाँ बहू, मुझे पता है, तभी बोल रही हूँ। जब वहां से आओगी तो बाजार होते हुए आना और ये सारा सामान ले आना। और पता नहीं ये क्या होता है मुआ, एटिकेट्स। रहने दो, खैर लाओ झोला, ले आऊंगी। शाम को, ये लीजिए मम्मी जी, एक बार देख लीजिए, जो जो आपने मंगवाया था वो आ गया है ना। बहू, ये तो क्या ले आई, मैंने तो ये मंगवाया ही नहीं था। और हाँ, ये सब्जी कितनी गंदी है। अरे बहू, सब्जी देख कर तो लाती। ओ मम्मी जी, मैं क्या बताऊं, वहां बहुत भीड़ थी और मैं ना बहुत थक गई हूँ। मैं इससे ज्यादा और कोई काम नहीं कर सकती। माँ, रहने भी दो, अब तो जानती ही हो उसे ऐसे काम करना नहीं आता, तो आप उससे मत बोला कीजिए। बेटा, तो बहू को सीखना चाहिए, अभी नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? और आगे चलकर बच्चे होंगे तो उसका ख्याल कैसे रख पाएगी बहू? माँ, अब आप फिर से शुरू हो गई। उफ, आपसे तो बात करना ही बेकार है। मम्मी जी, अगर आपको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप कहीं और जाकर रह सकती हैं। बहू, ये तू क्या बोल रही है? वो तेरी सास है, तू उनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तो पापा, वो भी मेरी बीवी है, आप लोग भी उससे ऐसे बात नहीं कर सकते।
अब यही बात सुनने रह गया है अपने बेटे बहू के मुंह से। तुझे बचपन से पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, किस लिए? ताकि तू एक दिन हमें घर से निकाल दे। माँ, मैंने निकलने की बात तो की ही नहीं, लेकिन अगर आपको यहाँ इतनी ही परेशानी है तो मैं आपको जाने से रोकूंगा भी नहीं। देखा जी, ये क्या बोल रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये हमारा ही बेटा है। मम्मी जी, मैं ना आपके ये रोज रोज के ड्रामा से परेशान हो चुकी हूँ। आप ये कैसे कर लेती हैं? रोज रोज घर से जाने की धमकी देती है, लेकिन आप कभी जाती तो नहीं है। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से गरिमा ने भी घर छोड़ दिया होगा। वो भी परेशान हो गई होगी आपसे। हाँ, आपने उसे भी तो नहीं जीने दिया होगा। माँ बाप ये बात सुनकर कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह हम इस घर से जा रहे हैं। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? आप अभी तक रात की बात को लेकर बैठी है। बेटा, जिस घर में इज्जत ना हो उस घर में रहकर भी क्या फायदा? बेइज्जती सुनने से अच्छा है हम कहीं और जाकर शांति से इज्जत की रोटी खाए। पापा जी, यहाँ किसने आपकी बेइज्जती की? वो तो कल मम्मी जी का कुछ ज्यादा ही हो गया था इसलिए, नहीं तो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अच्छा बहू, तो तेरा क्या मतलब था? घर से जाने की धमकी देती हूँ, कभी जाती नहीं। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि तू हमें इस घर से निकालना चाहती है। मम्मी जी, मैं आपको निकालना नहीं चाहती, लेकिन हाँ, अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो आप जा सकती हैं। अब आप खुद ही सोचिए, मुझे और इनको कितने काम होते हैं। ऊपर से आप लोग यहाँ रहते हैं तो हमारे लिए टेंशन और बढ़ जाती है। हाँ माँ, ये सही बोल रही है। और देखिए, उस वजह से कितने झगड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है आपको और पापा को वापस गांव चले जाना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी जिंदगी हम आपका ही ख्याल रखते रहें। हमें अपने भी बहुत काम होते हैं। इतने में बेटी आती है और सब बात सुन लेती है। भाई, ये तो क्या बोल रहा है? और माँ पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा हुआ तुम आ गई, अब तुम ही इनको समझाओ। अब ये हम लोगों के साथ रहते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है, तो बस हम इतना बोल रहे हैं कि अगर ये कहीं और जाकर रहे तो। भाभी, ये आप क्या बोल रही हैं? इस उम्र में ये लोग कहाँ जाकर रहेंगे? और भाई, तुम भी इन्हें जाने दे रहे हो? तो और मैं क्या करूं? मैं थक गया हूं माँ के रोज रोज के झगड़ों से। इससे तो बढ़िया यही होगा कि ये यहाँ से चले जाए। मुझे नहीं पता था, जिस दिन तू कामयाब हो जाएगा उस दिन तू हमें ही हमारे घर से निकाल देगा। बेटा, तुझ पर बड़ा फक्र था मुझे, लेकिन तू अब यहाँ खड़े खड़े मुझे और बेइज्जती नहीं सुननी। चलिए जी, यहाँ से चलिए। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? इस नए शहर में हम किसी को जानते भी नहीं। मुझे भी नहीं। चलिए, आप दोनों मेरे साथ चलिए। मेरा घर इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन हम 3 लोग आराम से रह सकते हैं। तेरे घर? क्यों, क्या हुआ? क्या मैं आपकी बेटी नहीं? चलिए, अब यहाँ खड़े खड़े टाइम पास मत कीजिए, इससे मेरी भी परेशानी खत्म हुई। कैसी परेशानी? मुझे आपसे मिलने यहाँ नहीं आना होगा। बेटी माँ बाप को अपने घर ले जाती है और माँ बाप को उस वक्त पछतावा होता है और वो बेटी से माफी मांगते हैं।